सहकार 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 सहकार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का सेशन सेज नॉन सेज पगड़ी बिल्डिंग्स के लिए है और आज का सेशन YouTube पे लाइव भी है, तो बीच में कोई भी सवाल नहीं पूछना। एक बार ब्रीफिंग खत्म हो जाएगा, लाइव बंद कर देंगे, बाद में सवाल जवाब का टाइम रहेगा। अगर बीच में किसी ने सवाल पूछा तो उसको 500 रुपए पेनल्टी लगाऊंगा। इसका रीजन क्या है? फ्लो में मुंह से गलत किसी के लिए निकल गया तो आपको तो कुछ नहीं, मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। प्लीज टेक केयर। हम लोग और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 2 चीज बोल देता हूँ। ये नंबर दिया है, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत लोग नहीं है ग्रुप में, आज बहुत लोग फोन कर रहे थे कहाँ आना है कैसे आना है, तो ये नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे हाई डाल दीजिए कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप का हमको लिंक दे दीजिए, तो आपको उसमें लिंक मिल जाएगा और डेली भी मैसेज आते रहेगा। और कंसल्टिंग के लिए कुछ भी करना है, आपको कुछ हमसे काम करना है, तो इस नंबर पे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ओके, विल स्टार्ट दिस सेशन नाउ। गुड आफ्टरनून और थैंक यू वेरी मच कि आप संडे दोपहर में अपनी छुट्टी बिगाड़ के यहाँ आए हैं। तो थैंक यू, इन्वेस्टमेंट किया फिर आपने। देखिए, मैं कॉमन सीधा डायरेक्ट आता हूँ, थोड़ा मेरा पर्सनल दे देता हूँ। हम लोग बिल्डिंग रीडेवलप, हम लोग पीएमसी भी नहीं है, डेवलपर भी नहीं। हम सोसाइटी हो, उनको ये कोचिंग देना है कि मान लीजिए आप टेनेंट हो, तो आपको आपके लैंडलॉर्ड से डील कैसे करनी है। जब पिक्चर में डेवलपर आएगा तो उससे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज मुंबई में शेयर करने वाला कोई नहीं। और यहीं पे 99% सारे टेनेंट्स में मिस्टेक्स हो रही है। इसका नतीजा मुंबई में हजारों प्रोजेक्ट में लोग भुगत रहे हैं। तो ये हमारा कोचिंग का प्रोफेशन है और ये भी बेसिक कोचिंग ही है, इसका हम कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज आप ये ध्यान से सुनिए। आप चाहे किसी भी कोच के पास जाइए, किसी भी एडवोकेट के पास जाइए, लेकिन ये सिस्टम याद रखें ताकि आप लोग मिसलीड ना हो। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने कॉमन फंडा देखा है पीढ़ी की बिल्डिंग में, इसमें एक स्टेप बाय स्टेप सब आएंगे। सबसे पहले लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, एक एक फियर या फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं। वो 10 साल पहले इनका एक स्ट्रेटजी स्टार्ट हो जाता है, जो शायद आप सबके साथ भुगतते होंगे। ये टेनेंसी ट्रांसफर करने नहीं देते हैं, मतलब प्लीज, तो आपको टेनेंसी ट्रांसफर करने के लिए परमिशन नहीं देंगे। या मान लीजिए ओरिजिनल टेनेंट की डेथ हो गई है, तो कानूनन जो फैमिली मेंबर उस टेनेमेंट में है उसको ट्रांसफर करना मैंडेटरी है। अगर ये हमसे कोई अनाप शनाप चार्ज मांगते तो आप डिनाई कर सकते हैं। आप उनको अगर एक नोटिस दोगे तो उसको पर डे की 100 रुपीज पेनल्टी है, और लैंडलॉर्ड को ये मैंडेटरी है टेनेंसी ट्रांसफर करना। लेकिन मैंने सुना है कई जगह बोलते हैं 30% दो, 40 दो, 50 दो। ठीक है, हम लोग कोर्ट कचहरी हो सके वहां तक कम करो। अगर आपको रीजनेबल मांग रहा है तो दे दो, अगर बहुत अनाप शनाप मांग रहा है तो फिर आप मत दो। और सेकंड, बहुत सालों तक वेट नहीं करो। अगर मैं गलत नहीं थे, आपने तो घर ना छेन, तारा बापूजी ने तो साथे क्रिकेट रमता था आजाद मैदान में, ये इनके पैटर्न डायलॉग है। और आपको बिना एनओसी लिए आपको बोलेंगे आप सबलेट करो, और साल का जो उनको शेयर चाहिए, 15 दिन का, महीने का रेंट, वो ले लेते हैं। लेकिन जिस दिन बिल्डिंग आपका नंबर रीडेवलपमेंट का आएगा, उस दिन आप सबको नोटिस इश्यू हो जाएगी इलीगल सबलेट। कारण आपने दे रखा है। अच्छा, और जो लैंडलॉर्ड ने जो हिस्सा लिया वो कैश में लिया, चेक से तो लिया भी नहीं, तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसने एनओसी दी थी, उसने एक्सेप्ट किया था। तो ऐसे मैंने काफी सारे, मैं मुलुंड में रहता हूँ, ऐसे केसेस देखे हैं। शॉप वालों को बोलते हैं आप सबलेट करो, तो लोग सबलेट करते हैं साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में जितना मैक्सिमम सबलेट हो सकता है वो पहले करवा देगा। अब लगता है कि 10 में से 4 दुकान, 5 दुकान, 6 दुकान सबलेट हो गई, उसके बाद वो पिक्चर में आता है, सबको एविक्शन का नोटिस देगा कि इलीगल आपने सबलेट किया। किसी को नोटिस है क्या ऐसी? तकदीर वाले नहीं है। तो अगर आप लोगों ने इलीगल सबलेट किया हुआ है तो प्लीज बी केयरफुल, आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो कभी भी गलती से भी मत दीजिए। सेकंड, अब जैसे बिल्डिंग 30 साल पुरानी हो जाती है तो स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट मैंडेटरी, ये लोग नहीं करते हैं, तो आप उनको नोटिस देके करवा सकते हैं। आप पहले, सबसे पहले लैंडलॉर्ड को नोटिस भेजिए। अगर वो नहीं करता तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, वो भी उसको प्रेशर डालेंगे। और पैरेलल आप भी कीजिए। मकान मालिक से संबंध रखने की परवाह मत कीजिए। लोगों को लगता है कि मेरा मकान मालिक से बहुत अच्छा संबंध है, हमारा तो फैमिली जो रिलेशनशिप है,
सर जब आप रूम बेचते हो तो फैमिली से रिलेशन कभी आता है क्या आगे? वो अपने ट्रांसफर का 1 रुपया छोड़ता है? तो कौन सा रिलेशनशिप? मुझे तो आज तक ये समझ में ही नहीं आया। हम हमारे पेरेंट्स का इतना थैंक यू नहीं बोलते, रिस्पेक्ट नहीं करते जितना तो हम लोग लैंडलॉर्ड की करते। अपने पेरेंट्स की कर लो, हमको साथ मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेरे सब शायद गलत भी होंगे, मकान मालिक को ओवर रिस्पेक्ट देना बंद कर दो, क्योंकि इन लोगों को हमने सिर पे बिठा रखा है। तो जितना सिर पे बैठते हैं उतना हमको नचाते हैं। आज मैं तो बिल्डिंग में कॉमन देखता हूँ, जैसे मकान मालिक आता है सब घबराने लगते हैं, जैसे कहीं का लॉर्ड गवर्नर आ गया हमारे बिल्डिंग से। बंद करो, उन्होंने हमारे पे कोई मेहरबानी नहीं की है। हाँ, मेरी नजर में तो बेवकूफ 1000% बेवकूफ। आप एक बताइए, आप में से बहुत लोग ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी फ्लैट लिए होंगे, तभी याद आया थैंक यू बोला जिससे खरीदा, तो ये पैसे के बदले। तो मकान मालिक में तो पैसे के बदले जगह दी, कौन सा एहसान किया हमारे ऊपर? लिया ना, दैट्स ऑल। और अगर वो 200 रुपया ले रहा है चार्जेस, तो मेहरबानी नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट भी उससे उतना ही तो चार्ज ले रही है, कौन सा अपनी जेब पे एक पैसा डालता है? तो सबसे पहले आप सोच बदलिए। जब तक आप सोच नहीं बदलोगे, मकान मालिक हमारे सिर पे हावी रहेंगे। मैं ये नहीं बोलता हमको उनसे गलत बात करनी है, तो गाली गलौज करना है या झगड़ा करना है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन उनके सामने झुकना बंद कर दो। आप झुकना बंद करोगे तो सुधरना शुरू हो जाएंगे। हम लोग झुकते जा रहे हैं, वो हमको दबाते जा रहे हैं। कहते हैं ना कि गली में कोई नया एक लड़का गुंडागर्दी करता है तो पहले हल्का टच करके देखता है, कुछ नहीं बोला, फिर धक्का मारा, कुछ नहीं बोला, फिर थप्पड़ मारा, कुछ नहीं बोला, फिर एक दिन वो गुंडा बन जाता है। एक अपने इधर देख लीजिए, क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर जैसे दाऊद इब्राहिम है, तो रातों रात दाऊद इब्राहिम बना क्या? छोटा रहा होगा, घड़ी छीना होगा, चैन छीना होगा, धक्का मुक्की किया होगा, छोटी मोटी लूटपाट की होगी। अगर उस वक्त पुलिस ने, समाज ने, सोसाइटी ने रोका होता, तो 93 के दंगे होते मुंबई में, हाँ, तो दंगे के जिम्मेदार हम हैं, दाऊद इब्राहिम, हम लोग ये समाज ऐसा बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको किसी को कंफर्ट पोजीशन से बाहर नहीं आता। तो प्लीज अपने हक के लिए कंफर्ट पोजीशन से बाहर आइए। जो लास्ट में तो कोर्ट में जाके तो इस पोजीशन से बाहर आना ही है ना, तब ना रिलेशनशिप काम आने वाले, कुछ नहीं आएगा। छोटे जिसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, उससे ऑफिस में भी अगर आप लोग जॉब कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस होगा। ऑफिस में जिसकी इमेज सॉफ्ट होती है उसको सब दबाते हैं, सब उसका फायदा लेते हैं, लेकिन जिसकी इमेज स्ट्रॉन्ग होती है उससे 10 में से 9 लोग साइड से। तो लैंडलॉर्ड के सामने भी अपनी इमेज उतनी स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये हमारे एडवोकेट साहब है, धनंजय भोसले साहब, मेरे खास दोस्त हैं। हमारे लायंस क्लब में बहुत सीनियर पोस्ट पे हैं। चालू करो यूट्यूब। मेरी खास रिक्वेस्ट पे आए आज, थैंक यू सर। तो इमेज स्ट्रॉन्ग बनाइए, वैसे लैंडलॉर्ड के सामने भी स्ट्रॉन्ग बनाइए। वो आपका कुछ नहीं कर सकता, कर सकता कर चुका होता। शॉर्ट एंड स्वीट। तो कई बार बोलता नहीं कि आपके ग्रैंडफादर के नाम पे जगह है, फादर के नाम पे जगह है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो बोलना करना भाई, रोका किसने? आपको क्या लगता है कर सकता तो नहीं कर चुका होगा? करोड़ों का बेनिफिट ऐसे ही छोड़ रहा है, तो दिमाग से निकालो। कहीं पे लैंडलॉर्ड रेंट नहीं ले रहा है, ना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ लिखा है कि कोर्ट में जाके आपको डिपॉजिट कहीं पढ़ा है किसी ने? सर मुंबई रेंट कंट्रोल एक्ट सेक्शन 15 के हिसाब से मान लीजिए मैं आप लैंडलॉर्ड और मैं आपका टेनेंट, मेरा 20 साल से रेंट बाकी है, 2 महीने का नहीं, 20 साल का। तो लैंडलॉर्ड को सबसे पहले मुझे डिमांड नोटिस भेजनी होगी और मुझे उसको मुझे 1 महीने का टाइम देना होगा। तो हम इतने तो बेवकूफ नहीं है कि रेंट नहीं भरेंगे। उसके बाद भी अगर मैं नहीं भरता हूँ तो लैंडलॉर्ड को रेंट कंट्रोलर के पास जाना है, सॉरी 3 महीने की नोटिस है। उसके बाद रेंट कंट्रोलर भी आपको 3 महीने का टाइम देते हैं। 6 महीने मिले तो क्या हम 6 महीने तक रेंट नहीं भरेंगे? तो डरने की क्या जरूरत है? लैंडलॉर्ड नहीं रेंट लेता तो ना से, हमको क्या फर्क? तो ये दिमाग से निकाल दो कि लैंडलॉर्ड रेंट नहीं ले रहा है, उसका हाथ पैर क्यों जोड़ते हो जाके? कोई जरूरत नहीं है। वो नोटिस देता है तो उसको पे, और हाँ फिर भी आपको अगर डर लगता है कि भाई ये रेंट नहीं ले रहा, कल को हमको एविक्शन का सूट फाइल कर देगा, एक पे ऑर्डर बनाओ, कवरिंग नोट बना के उसको भेज दो। और अगर रिटर्न आ जाता है वो एनुअल हफ्ते विद थैंक्स तिजोरी में रख दो, फिर भूल जाओ। क्योंकि हम तो रेंट देना ही चाहते थे, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो लाइफ में किसी कोर्ट में बोल नहीं पाएगा कि भाई साहब रेंट नहीं दे रहे। तो ये सबसे बड़ा डर ये दिखाते हमको
कि बिल रेंट रिसीट इश्यू नहीं करते। किसी के साथ हो रहा है ऐसा? एक केस आ गया। ये कॉमन फंडा है, अब डरना बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला है। जिंदगी में लैंडलॉर्ड को कॉल भी नहीं करना कि आप हमारे से चार्जेस लो, उनको जरूरत होगी तो ले। और कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, रिलेशनशिप सबका पैसे से और कुछ नहीं है। तो हाथ पैर जोड़ना बंद कर दो। उसके बाद जैसे स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं होता है तो आप प्लीज करवा लो। और इनका एक बढ़िया फॉर्मूला इनके पास, मैंने आज तक देखा है, इनको जैसे ट्रांसफर नहीं करना है या बिल्डिंग नहीं बनाना, तो इनके पास एक ही एक्सक्यूज है, हमारा फैमिली का इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा है। सब कॉमन फंड है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। और हमको हमेशा एक लड्डू देते, बस 15 दिन में फैसला होने वाला है, महीने में होने वाला है, तो 2 महीने में कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा। ये 15 दिन, महीना, 2 महीना, आपका 20 साल भी निकल जाएगा, कभी इनका फैसला होगा नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली कभी डिस्प्यूट था ही नहीं। ये सिर्फ हमको मिसगाइड करने के लिए ये डिस्प्यूट का नाम करते हैं। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली हम इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये हमको स्टेज पे लाता है या फिर डेवलप है। तो ये इनका पहला स्टेप है। अब आता है इनका सेकंड स्टेप्स। सबसे पहले आपको बीएमसी की नोटिस आएगी रिपेयरिंग के लिए, पहली नोटिस आती है रिपेयरिंग के लिए। उसके बाद जब नोटिस आएगी तो आप लोग दौड़ोगे लैंडलॉर्ड के पास, હું કરવાનો આપણે રીડેવલપ તો કરવું છે, હું કામ મગજમારી કરું છું? 4-5 મહિનામાં મારું ડેવલપર સાથે કામ ચાલુ જ છે। ગુજરાતી સમજશે ને? પેટર્ન સ્ટાઇલ બતાતો આપણું ડેવલપર સાથે વાતચીત થઈ ગઈ છે तो फाइनल है। એટલે हम लोग क्या होता है, सुपर एक चलना फर्स्ट क्लास न्यू 1 BHK का फ्लैट मिलने वाला है, ओनर बनने वाले हैं, हम लोग को बड़े बड़े ख्वाब दिखा देता, उसी में 6-12 महीने, 1.5 साल, 2 साल निकल जाएगा। उसके बाद आपको नोटिस आएगा 354 में, शो कोज नोटिस, कि भाई ये आपकी बिल्डिंग रिकमेंड हो गई है C1 कैटेगरी के लिए, और रिकमेंड करने वाला आपका लैंडलॉर्ड ही है। लैंडलॉर्ड का ही आर्किटेक्ट वहां पे रिपोर्ट सबमिट करेगा कि बिल्डिंग C1 कैटेगरी में आ गई। अब आप फिर भागोगे लैंडलॉर्ड के पास, वो क्या बोलता है, हूँ જોઈ લઈશ, તમે चिंता नहीं करना साहब। नोटिस भी उसी ने भिजवाई है, रिपोर्ट भी उसी ने सबमिट की है, और हम उस एश्योरेंस में आते हैं कि આપણો मकान मालिक જોઈ લેશે। पॉसिबल है? हमें कि बदमाश हुआ है, हम कसूरवार हम लोग। तो जैसे ही 1 महीना पीरियड निकला, फिर आपको बचाने के लिए कोई नहीं, फिर आपकी बिल्डिंग डेफिनेट टूटनी है। अगर आप चाहते हो कि बिल्डिंग C1 में ना टूटे तो आपको अपने स्टेप्स लेते हैं। स्टेप्स कैसा है कि आप इमीडिएटली अपना एक स्ट्रक्चर इंजीनियर अपॉइंट करो, आप उसका एक काउंटर रिपोर्ट बनाओ और रिपोर्ट बना के BMC में सबमिट करो। अब एक रिपोर्ट खड़ी है C1 की और हमारी रिपोर्ट है C1 की नहीं है, तो लेकिन ये जो आप स्ट्रक्चर इंजीनियर अपॉइंट करो ना, वो 25-50 हजार वाला मत करो, जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, देखिए जो स्ट्रक्चर इंजीनियर जो हाईली क्वालिफाइड कैलिबर होंगे ना, वो 2-3 लाख के नीचे रिपोर्ट नहीं बना। और मैंने मेजॉरिटी बिल्डिंगों में देखा है 25-50 हजार वाला ढूंढते हैं। तो सर वो कैसी रिपोर्ट बनेगी आप देखिए, फिर हमको जस्टिस नहीं मिलना है क्योंकि गलती हमारी है। फिर हम BMC पे दोष लगाए या लैंडलॉर्ड को लगाए, होने वाला कुछ नहीं। उसके बाद अगर ये आप नहीं करते हो तो 1 महीने के बाद आपकी बिल्डिंग टूटने की तैयारी है। उसके बाद वो जब बिल्डिंग टूटती है और हमारे को C1 के नोटिस में BMC पुलिस ऑफिसर वगैरह आते हैं, लैंडलॉर्ड चेहरा भी नहीं दिखाता है। किसी के साथ हुआ है ऐसा? इस C1 में बिल्डिंग टूटी है किसी की? कोई है यहाँ? अच्छा, टूट गई? नहीं, टूट गई है वो बोलो, टूट गई है वो बात करो। आपकी टूटी? मकान मालिक चेहरा दिखाया था टूटने के समय? मकान मालिक का ही प्रॉब्लम, मकान मालिक ओरिजिनल है ही, केयरटेकर है। बाकी कोई लैंडलॉर्ड जब C1 के दिन टूटती है ना, उसको पता है कि टेनेंट बहुत गुस्से में होंगे, फिर लेडीज उठ के थप्पड़ नहीं मार दे, तो वो उस दिन आएगा ही नहीं और आपको हवा में छोड़ देगा। लेकिन आपको अगर ये स्टेज भी आ जाता है, भगवान ना करे, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि BMC जब 354 की नोटिस में बिल्डिंग डेमोलिशन का देता है ना, तो लैंडलॉर्ड के लिए मैंडेटरी हो जाता है पूरा एक स्टेटमेंट देना कि मेरा एज ऑन डेट टेनेंट कौन है, ऑक्यूपेंट कौन है, उसका टेनेमेंट नंबर कौन सा था, उसका एरिया कौन सा। ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रूफ है। टेंशन नहीं लेना है कि हमारी पास काई नहीं, आप लोग 1000% प्रोटेक्टेड हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर अगर 1 रुपी प्रोटेक्टेड है ना, तो आप लोग 10 रुपी प्रोटेक्टेड। पहले डरना छोड़ दो।
कोऑपरेटिव मेंबर के साथ सरकार के इतने स्ट्रॉन्ग कानून नहीं है, लेकिन आपके लिए महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट खड़ा है। इसलिए डरना बंद कर दो ना, कुछ नहीं होने वाला है। और आपके परमिशन के बगैर उसकी बिल्डिंग भी नहीं बननी है। तो बताओ जरूरत आपको है कि उसको है? किसको जरूरत है ज्यादा? उसको है, लेकिन हमको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। जब तक आप साइन नहीं करोगे, अगर लैंडलॉर्ड सोचता है कि मैं इसमें 50 करोड़ 100 करोड़ या 200 करोड़ कमा लूंगा, लेकिन जब तक आपका सिग्नेचर नहीं जाएगा उसको 5 रुपया मिलने वाला नहीं है। तो सर उस सिग्नेचर की वैल्यू करना ही आपका ब्रह्मास्त्र है। आंख बंद करके इसका इस्तेमाल मत करो। इसके बाद आप लोगों को लगता है कि हमारे सारे राइट खत्म हो गए, तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट है। इसके बाद लैंडलॉर्ड असली पिक्चर दिखाता है स्टेप बाय स्टेप। ये क्या क्या बोलता है आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो जो ऑक्यूपेंट है, फैमिली मेंबर, उनको डराता है कि आप मेरे टेनेंट नहीं हो, मैं आपको नहीं पहचानता हूं। पहला स्टेप। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इमीडिएटली स्मॉल कोर्ट कोर्ट में जाके डिक्लेरेशन सूट फाइल कराते हैं। और अगर आप लोग यूनिटी है तो और भी डरने की जरूरत है। मैं आपको आगे फॉर्मूला बताता हूँ। सेकेंड, बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि हमारी टेनेंसी 96 के बाद की है, तो ये भी लोगों में डर है कि ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये तो जून 96, 30 जून 96 के पहले के टेनेंट होने चाहिए। सर उन्होंने टेनेमेंट बोला, टेनेंसी का मतलब न्यू टेनेंसी नहीं होना चाहिए। और हम लोग टेनेंसी ट्रांसफर पे है। मान लीजिए मैंने आपसे 2002 में टेनेंसी ट्रांसफर लिया, तो मैं ट्रांसफर पे खड़ा हूं, न्यू टेनेंसी नहीं है। तो लॉ है न्यू टेनेंसी नहीं होना चाहिए। और हम लोग ये मिसगाइड होते हैं कि हम लोग न्यू टेनेंसी, आप लोग न्यू टेनेंसी कहीं नहीं। टेनेंसी उसको बोलते हैं कि मान लीजिए बिल्डिंग में 50 रूम है, उसके बाद उसने स्टेयर करके नीचे एक रूम बना दिया, आयन वाले को दे दिया, इसको दे दिया, उसको, वो न्यू टेनेंसी। न्यू टेनेंसी मतलब न्यू टेनेमेंट क्रिएट होना चाहिए। पहले 50 यूनिट थे, अभी 51वां यूनिट आया, उसको टेनेंसी बोलते। लेकिन मैंने काफी देखा यही कंफ्यूज होते हैं लोग कि हम तो 96 के बाद में हमारा कोई राइट नहीं है। तो प्लीज ये दिमाग से आप निकाल दो। सेकंड, आपने जो मैंने पहले ही कहा, आपने इलीगल सबलेट किया है, तो प्लीज इसका कोई ऑप्शन किसी के पास मिलेगा नहीं। आप इलीगली अगर काम करते हो तो मत करना। ओके। और धीरे धीरे क्या होता है, बिल्डिंग टूटने के 6 मेंटली वो ना तो फोन करेगा ना पूछेगा। तो हम लोग क्या होता है, धीरे धीरे अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगता है कि अभी क्या करना है। तो जैसे ही लैंडलॉर्ड को लगेगा कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, वहां से वो बोलेगा कि ये कंसेंट लेटर साइन करो और मेरे ऑफिस पे आके। अच्छा, सबको एक ही बोलेगा, सबने कर दिया, खाली आपका बाकी है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। कुछ लोग बोलते हैं विमल भाई थोड़ा लैंडलॉर्ड ऊपर ट्रस्ट तो करવું જોઈએ ना। सर हमको अपने बीवी बच्चों पे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन लैंडलॉर्ड पे ट्रस्ट करेंगे। सगा भाई 5 लाख मांग लेगा तो ट्रस्ट नहीं है, लेकिन लैंडलॉर्ड पे ट्रस्ट करेंगे। तो ये ट्रस्ट करना पहले बंद कर दीजिए। आज तक जितने लोग फंसे ना, इसी ट्रस्ट ने फंसाया सब। किस बात का ट्रस्ट? उसको हमारे पे ट्रस्ट नहीं तो हम किस बात का ट्रस्ट करें? सर आप कंसेंट लेटर साइन नहीं करोगे तो ज्यादा प्रोटेक्टेड है, करने के बाद आप और फंसने वाले। तो मेरी ये वार्निंग समझ लीजिए या सजेशन समझ लीजिए भाई, समझ के गलती से भी लैंडलॉर्ड को कंसेंट नहीं, आपने कंसेंट दी। ये लोग क्या करते हैं मालूम है, एक लैंडलॉर्ड एक डेवलपर को कंसेंट ट्रांसफर करता है, मतलब बेच देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, आप घूमते रहना। और जो जिसके हाथ में लास्ट कंसेंट है ना, वो पूछता हु आर यू, आपने कंसेंट विमल जैन को दिया था ना, उससे जाके बात करो। फिर लड़ते रहो, कोर्ट कचहरी करते रहो। तो प्लीज ये गलती नहीं करना। मेरे ख्याल से यहाँ कुछ लोगों ने शायद कंसेंट दे भी दिया होगा, बिल्डर को कंसेंट दिया है, ब्लैंकेट दिया कि कंडीशनल दिया है? हमारा का कंसेंट, वो भी उस पे भी कंडीशन डालते लोग, वो ना ओपन कंसेंट दे देते, कभी नहीं देना। उसका आईओडी भी आया, नेक्स्ट स्टेप आ गया, वो अच्छी बात है, आ गया तो जा डबल डोरी में उसकी बात कर। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट होता है। अब रीडेवलपमेंट उसको करके हमको जगह देनी नहीं है, वो एक ही शॉट में चाहता है कि आप लोग आधे पौने दाम में बेच के निकल जाओ। सबसे पहले तो बोलता है कि हमारा इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा है, अगर आपको बहुत जल्दी है तो मेरे को पैसा ले और चले जाओ।
तो मान लीजिए हमारा ट्रांसफर का डिडक्ट होने के बाद 50 लाख आता है, ट्रांसफर का चार्ज काटने के बाद, तो 20-25 लाख रुपए में आपसे खाली करवाएगा। दूसरा, अगर उसने डीए किसी डेवलपर के साथ बना दिया है तो वो और डेवलपर दोनों कोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे डिस्प्यूट करने के लिए। ऐसे बहुत से केसेस हैं। ये सब पर्पसली गेम होता है। 10 में से हार्डली सब एक जेन्युइन है, 9 ये सब सेट होती है। अब जैसे मैं लैंडलॉर्ड हूं, अजय भाई डेवलपर है, अब हम लोग को आपको रूम तो देनी नहीं है, आपको दिखाने के लिए हमने डीए बनाया और दिखाने के लिए हम लोग कोर्ट में खड़े हैं। आप जिस दिन लास्ट टेनेंट सरेंडर होगा उसके 24 घंटे में हमारा डिस्प्यूट खत्म और ये बिल्डिंग बन जाए। तो ये सब परिस्थितियों से आप तैयार रहना है तो कंसेंट पे साइन देना बंद करो। माड़ा का कंसेंट अलग है क्योंकि गवर्नमेंट की एनओसी चाहिए, वरना गवर्नमेंट उसमें आगे नहीं बढ़ती है। वैसे पीछे से चले जाइए, पीछे रास्ता है, अगर शिफ्ट हो सकते हैं आप लोग उस तरफ। थोड़ा एक दो दिन इधर आ जाइए ना। हाँ, इधर शिफ्ट हो जाइए। देख कैमरा उधर उधर एम्प्टी है ना सर, वो बेंच पे चले जाइए प्लीज। आप थोड़ा अंदर चले जाइए। हाँ, इधर है, नहीं वो वहां से आने की जगह पीछे एम्प्टी है ना, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे तो आ जाएंगे उधर। आवाज पीछे तक सुनाई दे रहा है ना। तो ये डिस्प्यूट का जो ड्रामा है वो तब तक चलता है जब तक हम फाइनली सरेंडर नहीं हो। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लैंडलॉर्ड खराब है या सारे डेवलपर खराब है, लेकिन 10 में से 9 तो यही मिले हैं। तो मैं 9 के बारे में बोल रहा हूँ, उस एक से माफी मांग रहा हूँ, उसके बारे में मैं जा भी नहीं रहा हूँ। पर 10 में से 9 यही देख रहे हैं और ये प्रेशर आते आते बहुत से टेनेंट जो होते हैं टूट जाते हैं और जो पैसा मिला 20% 30% लेके निकल जाते हैं। ये कॉमन हो गया है। जिस दिन हम सब निकल जाते हैं ये बिल्डिंग अपने आप बनना शुरू होती है। तो ये स्टेप नंबर 4। अब आता है स्टेप नंबर 5 कि हमारा मिनिमम क्या है। तो देखिए अगर माड़ा में 33/7 में जाते हैं, 33/7 स्कीम बोल रहा हूँ, तो उसमें मिनिमम 300 स्क्वायर फीट उसको देना। बाकी मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, मैं कहीं बोलने में गलती कर सकता हूँ, कि मुझे जो जनरल नॉलेज आर्किटेक्ट का वो बता रहा हूँ। अप टू 1 to 90 स्क्वायर फीट अगर बनता है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं मांग सकता है, लेकिन मैंने कॉमन देखा है हमसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मांगा जाता है और कहता है कि ओनरशिप बदले कॉस्ट दे रहे हैं। तो सर 33/7 में बाय डिफॉल्ट उसको ओनरशिप पे देना है। देखो एमिकेबली मांगता और हम देते उसके मैं खिलाफ नहीं, अननेसेसरी डिस्प्यूट भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि रीजनेबल है 2-5 लाख रुपया देना तो इट्स, लेकिन बोलो 15 लाख दो 20 लाख दो तो इलीगल है। सेकंड, इसमें जो हमारा बालकनी का एरिया वो भी इंक्लूड होता है, जो ये लोग हमको पास ऑन नहीं करते हैं। इसमें 5% इंसेंटिव भी होता है। सबसे जो खास है, हमारे नाम से अगर ये कुछ भी फंजीबल कॉम्पनसेटरी एरिया क्लेम करता है तो सब हमारा है, और अगर क्लेम नहीं करता है तो हमारा नहीं है। तो डिस्प्यूट में मत जाइए कि हमारा है कि नहीं है। जैसे आपका आईडी प्लान आता है या माड़ा का, उसको मेरे ख्याल से एलओए बोलते हैं ना, जो उनका यहाँ आईडी बोलते हैं, लेटर ऑफ एलओआई, उसमें आप देखिए उसमें ना 2 कॉलम होते हैं। इसमें आपको मास्टर गेम बताता हूँ, लिख लीजिए। आपका जो रूम एरिया है मान लीजिए जो ड्रॉ किया गया है उसमें मान लीजिए 300 फुट आया, तो हम लोग का फोकस क्या होता है कि 300 फुट पास हुआ है, लेकिन आप टोटल कैलकुलेशन मारोगे तो हमारा 400। अब ये 100 फुट सेलेबल में चला गया, उस पर आप खास ध्यान रखें। दोनों चीज मैच करना कि जितना प्लान में ड्रॉ में हमारे रूम बताई गई उतना ही कैलकुलेशन में है कि नहीं है। अननेसेसरी कोई डिस्प्यूट नहीं करना। अगर इधर भी 300 उधर भी 300 है तो ओके, उसने गवर्नमेंट से परमिशन ही उतनी ली, हमको मिला भी उतना ही। आज के लिए बहुत जगह चल रहा है 35% मैंडेटरी है, तो सिर्फ माड़ा 33/5 में जाते तो मैंडेटरी, इसमें नहीं है। तो हर एक स्कीम का अलग अलग है। आप देखिए कौन सी स्कीम में बिल्डिंग जा रही है और आर्किटेक्ट के पास जाकर फंजीबल क्लेम करना मैंडेटरी नहीं। क्लेम करता है, अगर हमारा क्लेम करता है फंजीबल मतलब हमारे लिए, तो उसको देना ही पड़ेगा। तो यहीं पर मैंने काफी सारे केसेस देखे हैं, क्लेम किया लेकिन हमको पास ऑन नहीं किया। आज हमको प्लान क्या दिखाता है, ये देखो मैंने 300 फुट का पास किया है, तो रूम का साइज 300 फुट आया, लेकिन कैलकुलेशन वो 400 या 450 जो भी होता होगा। तो आपको ध्यान ये दोनों रखना है। पब्लिक का क्या होता है, हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ना है, मुझे भी नहीं आता, मैं आपकी तरफ आता हूं, वो आर्किटेक्ट का रोल है, हमको कल इतना ही पढ़ना आता है।
तो उसमें हम मान लेते हैं कि हाँ बराबर 300 बोला 300 दिया, लेकिन यहाँ चेक करो। तो प्लीज अपने किसी जान पहचान के आर्किटेक्ट के पास जाओ, 1000-2000 रुपया लेगा उसको दो। पेनी वाइज पाउंड फुलिश मत बनो कि मैं 2000 क्यों खर्चा करूं। तब आपका 2000 आपको 25 लाख का फायदा भी तो करा सकता है। अच्छा, आप जब नई जगह पे जाओगे 5-10 लाख का फर्नीचर नहीं कराओगे, यही समझना 2-3 हजार का ज्यादा है। थोड़ा अपना सोच बदलिए। एडवोकेट के पास क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो आप क्लेम कर सकते हो। तो अगर ये हमारे नाम का, टेनेंट के नाम का अगर क्लेम करता है तो आपको देख लेना क्लेम किया है कि नहीं किया है। किया है तो हमको देना ही पड़ेगा। जैसे माड़ा का 33.5 है, उसमें मेरे ख्याल से कुछ मिनिमम 300 है, प्लस 5% इंसेंटिव है, प्लस 35% है, तो रफली कुछ 425 फुट जाता है। तो आप देख लेना। तो हर स्कीम को पहले पढ़ना, उस स्कीम के क्या क्राइटेरिया है, क्या उसने किया है। ब्लाइंडली कोई डिसीजन नहीं लेना कि ये सही है कि ये गलत है। अब जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर आप इस मुसीबत में नहीं पढ़ना चाहते हो तो प्लीज बिल्डिंग को C1 कैटेगरी तक मत जाना। अगर आपकी बिल्डिंग C1 कैटेगरी में नहीं जाके डेमोलिश नहीं होती है तो लैंडलॉर्ड हमारे वाइबल कंडीशन पे जरूर हमारे से टर्म्स कंडीशन करके एग्रीमेंट भी बनाएगा, हमको रेंट भी देगा और हम खाली करेंगे। लेकिन अगर बिल्डिंग को हमने C1 तक जाने दिया तो फिर हम लैंडलॉर्ड के गुलाम। अब आपको देखना है, आपको गुलाम बनना है कि रिस्पेक्ट से रहना है। अगर रिस्पेक्ट से रहना है तो रेगुलर हर 4-5 साल में इंटरवल पे, ठीक है मैं मानता हूँ पैसा लैंडलॉर्ड को खर्चा करना ही चाहिए, लेकिन उस झगड़े में हमको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है कि हमारा करोड़ों का घर ही रिस्क में आ जाए। अगर हर 5 साल में 25,000-30,000 डालने से बिल्डिंग रिपेयर होकर चलती रहे तो नुकसान क्या है? बाद में 2-2, 5-5 साल आपको रेंट नहीं मिलता, तभी हम कुछ कर पाते हैं क्या? आज जैसे कोई जैसे एरिया में आप छोटा मोटा भी जगह लो तो 30-40 हजार के नीचे मिलता है क्या? तो सरप्राइजली मैंने तो देखा है पब्लिक के पास तब पैसा होता है देने के लिए, 2-2, 4-4 साल तक दे देते हैं। दुकान वाले 2-2 लाख रुपए महीने का भाड़ा दे देते हैं 5-5 साल तक, लेकिन आज 25,000 रिपेयरिंग के लिए मांगो तो नहीं देते। तो सर ये प्लीज बदलिए, ये तो आप सब प्रॉब्लम में आने वाले हो। दूसरा, अपना एक यूनिटी रखिए, अपना एक एसोसिएशन बनाइए और एसोसिएशन में किसी 3 लोग को नॉमिनेट कीजिए जो हमारे बदले लैंडलॉर्ड से बात करें। क्या होता है जब स्पेसिफिक लोग बात करते हैं ना तो मिसकम्युनिकेशन नहीं होता है। क्या होता है, लैंडलॉर्ड इनसे कुछ बात कर रहा है, मुझसे कुछ कर रहा है, इनको कुछ कर रहा है, हम तीनों को अलग अलग बात करते हैं और हम तीनों में रूल का पॉलिसी चला। इनको क्या लगेगा, अरे विमल भाई का सुना तो फंसा देगा, बहुत बदमाश आदमी है, उसका तो लैंडलॉर्ड खास है। तो सबको ऐसी गेम खेलते हैं और हम लोग लास्ट में सब टूट जाए। उससे बेटर है आपका प्रपोज एसोसिएशन बनाओ, 3 आदमी को ऑफिस बेरर बनाओ और उनको नॉमिनेट करो कि डिस्कशन करना है। उनको डिसीजन लेने का कोई अथॉरिटी कहीं नहीं लिखा है। लेकिन क्या होता है जब वन वे कम्युनिकेशन होता है, अच्छा इसमें क्या होता है, बिल्डिंग में कई कुछ थोड़े कमजोर होते हैं बात करने में, हर आदमी के पास इतना गट्स भी नहीं होता है, तो वो लैंडलॉर्ड से दब जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी एसोसिएशन बहुत काम का है। वैसे आपने एसोसिएशन में फ्रंट में 3 डोमिनेट लोगों को रख दिया जो बात करने में थोड़े स्ट्रांग है, तो वो लैंडलॉर्ड से बिल्कुल डरेंगे नहीं ना बात करने के लिए। उनको आगे रखो, आप लोग पीछे अपनी मीटिंग करते रहो, जो आपको ठीक लगे, जो आपको डिसीजन लेना है, यस बोलना है कि नो बोलना है, और वो भी आप लोग भी अपने किसी न किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करके फैसला लेंगे। उस बिल्डिंग में ऐसा हो रहा है, वो लैंडलॉर्ड वैसा कर रहा है या वो डेवलपर ऐसा करता है, उसके भरोसे मत रहिए। हर एक का अपना अपना अलग सिस्टम है। तो प्लीज अपना कोई एडवोकेट परमानेंट अपॉइंट करो, कोई अपना परमानेंट आपका क्या बोलते हैं पीएमसी अपॉइंट कर लो, आर्किटेक्ट अपॉइंट कर लो, वो 25-50 हजार रुपया लेगा, उससे पूरा गाइडेंस लो सही क्या है और गलत क्या है। एजम्पशन पे मत जाओ, एजम्पशन पे जाओगे तो आप लोग तकलीफ में हो। मैंने डाला तो था, चेंज किया क्या वापस? नहीं पता, ज्वाइन नहीं हो रहा। सेकंड, झूठे वादों में मत आओ। और ये झूठे वादे सबसे पहले बिल्डिंग में जो विभिशन होते हैं नॉमिनेटेड बाय लैंडलॉर्ड, वो करो। शायद ही कोई बिल्डिंग ऐसी होगी जिसमें लैंडलॉर्ड का कोई विभिशन नहीं बैठा है, बराबर है। वो उसकी मार्केटिंग 2 साल पहले शुरू कर देते हैं। अरे बात થઈ ગઈ છે વિમલભાઈ, બહુ ભગવાનના માણે છે, બધું થઈ જશે, હું રોજ જાઉં છું શેઠ સાથે, રોજ મળું, બરાબર। હવે બધું પટી ગયું, માથા તમે ટેન્શન લો છો, હું બેઠો છું। तो विभीषण भूल जाता है कि लैंडलॉर्ड लास्ट में उसका भी नहीं है। तो अगर आपके बिल्डिंग में आपको लगता है कि ऐसे 2-4 विभीषण है तो उनसे पहले दूर रहो।
मीटिंग होती है, जरा भी चिल्लाते हैं बोले बाहर निकलो। उनको मीटिंग को हाईजैक करने मत दो। मैंने कई जगह देखा है विभीषण टाइप के लोग मीटिंग को हाईजैक कर देते हैं और फिर हम बोलते हैं इसने कुछ बोलने नहीं दिया। तो आपने क्या किया? आपको भी बोलने को किसी ने रोका था क्या? जब मीटिंग स्टार्ट होती है और आपको लगता है कि ये आदमी हमको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो या तो साइलेंट बैठ के सुन या यहाँ से बाहर तो बोल ही सकते हो। अगर आप ये बोलोगे तो ही आपकी मीटिंग आगे जाएगी, नहीं तो नहीं। तो प्लीज विभीषण से दूर रहो। और आगे ब्लैंकेट कंसेंट, लैंडलॉर्ड को कोई कंसेंट जिंदगी में नहीं देना। माड़ा का एनओसी इज डिफरेंट। डेवलपर एनओसी मांगता है, उसका एक स्टेज आने दो, उसके पहले कोई एनओसी नहीं चाहिए। जैसे आईडी लाने के लिए कोई एनओसी नहीं लगती है, एनओसी लगती है सीसी लाने के लिए। बॉम्बे हाईकोर्ट का भी ऑर्डर वगैरह सब कुछ है। हाँ, तो पहले सीसी देने का आपको कंसेंट, और कंडीशन मान लो आप कंसेंट देना भी चाहते हो ना, तो उसको एज गुड एज एमओयू बना के, कंडीशनल एमओयू, उसकी वैलिडिटी लगो 3 महीना 6 महीना। हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट उठा के दे देते। सर हमारी लाइफ में किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। मैंने तो मुंबई में खासियत देखी है, एक्सेप्ट डेवलपर एंड लैंडलॉर्ड। भगवान पे भी इतना ट्रस्ट नहीं है जितने दो कम्युनिटी पे है। मत करो। हो सकता है उसमें कुछ अच्छे भी हो सकता है, कुछ बुरे भी हो, और हमारी तकदीर में बुरा आदमी आ गया तो क्या करो। तो सिर्फ पेपर पे ट्रस्ट करो और किसी पे मत। जब पेपर का नंबर आता तो पेपर पे ही रहो, किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। लैंडलॉर्ड हमारी टेनेंसी के लिए नहीं बोलता ये डॉक्यूमेंट लाओ वो डॉक्यूमेंट लाओ, तो वो ट्रस्ट करता है क्या हमारे को? डेवलपर बिल्डिंग में आते हैं तो हमारे बिल्डिंग के सारे पेपर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मांगता है कि नहीं मांगता है? कन्वेंस का पेपर लाओ, आपके शेयर्स बताओ, आपके एग्रीमेंट बताओ, और उसके पेपर मांगने की बारी आती तो हमारा सेक्रेटरी बोलता है कॉन्फिडेंशियल है। तो क्या हमारे डॉक्यूमेंट पब्लिक थे? तो हमारी सोच ही गलत है। फिर आपने अपना डॉक्यूमेंट क्यों दिया उसको? आप भी मत दो ना। अगर उसके डॉक्यूमेंट प्राइवेट है तो फिर हमारे कौन से कम प्राइवेट? उसके डॉक्यूमेंट में अगर भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है तो हमारे भी वही है, फिर हम क्यों देते हैं? तो सर एक सामने सामने बात करो। मैंने तो हमेशा एक खासियत देखी है, वो आपका लैंडलॉर्ड आएगा, आपके बिल की कॉपी दो, ये दो। क्यों भैया, तेरे पास रिकॉर्ड नहीं है क्या? किस बात के लिए चाहिए? तो आप पहले समझो मांग क्यों रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। ये क्या होता है, मैंने कहीं देखा है 15, 20, 25 केस में एक जगह उस चक्कर में टेनेंट फंस जाता है। मान लीजिए उसके कोई डॉक्यूमेंट में कोई प्लस माइनस आ गया तो उसका बेनिफिट्स उठाते हैं। तो बेटर है आप लोग का अगर एसोसिएशन है और एसोसिएशन में 3 लोग डोमिनेट पोजीशन पे बैठ के बात करते हैं तो 99% कोई कर नहीं पाएगा। आपके लोगों ने एसोसिएशन बनाया कि नहीं बनाया? नहीं है तो प्लीज बनाइए, कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, प्रपोज कर दीजिएगा। आप अगर यूनाइटेड रहोगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो कहते हैं स्टे यूनाइटेड, एक्ट स्मार्ट, और जो हमारा राइटफुल डिमांड है वही मांगना। जो नहीं है उस चक्कर में जाओगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। अभी जैसे टेनेंट का बताया था, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ओरिजिनल टेनेंट की डेथ होगी, फादर की या मदर की या किसी की, तो उसके बाद जो फैमिली मेंबर उस रूम के अंदर है और अगर वो पेमेंट दे रहा है तो बाय डिफॉल्ट इज ए डीम टेनेंट। डीम टेनेंट खाली भाड़ा पावती जो रेंट रिसीव बदली नहीं गई है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो डीम टेनेंट। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट का डेफिनेशन पढ़ोगे ना, 7/15 में टेनेंट की मीनिंग लिखी गई है, तो प्लीज आप पढ़िए, डरने की जरूरत नहीं है। और पेमेंट कैश में मांगता है तो लैंडलॉर्ड को देने से मना कर, सिर्फ बाय चेक दो। चेक देने से ही आपका टेनेंसी का राइट क्रिएट होना शुरू होता है, नहीं तो हम प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि ये पेमेंट मैं दे रहा था। मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग कैश दे रहे हैं कि चेक दे रहे हैं? आप लोग कैश बंद कर दें, नहीं लेता तो बंद कर दो देना, क्योंकि जब तक आप चेक से पेमेंट नहीं दोगे आप प्रूव कैसे करोगे कि ये रूम आपके ऑक्यूपेशन में थी और आप मंथली रेंट आप भर रहे थे? क्योंकि लॉ यही बोलता है कि जो रेंट चार्ज भर रहा है और जिसके ऑक्यूपेशन में रूम है वो डीम टेनेंट। तो अगर घर में मान लीजिए फादर या ग्रैंडफादर के नाम पे थी और अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है तो प्लीज ये कैश पेमेंट देना बंद है। सर जब आप कोर्ट में जाओगे तो पूछेगा आप रेंट भर रहे हो, इसके प्रूफ दो। तो आपने अगर कैश दिया है, सर रेंट रिसीट तो ग्रैंडफादर और दादा के नाम पे ना, भरा किसने? पेमेंट कौन कर रहा है?
सर कोर्ट इतना जल्दी फिर सुनेगा नहीं, हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर है पेमेंट क्या चेक से दो ना, जरूरत क्या है कैश देने की, नहीं लेता तो मत ले, ना बोल दो उसको, एक नोटिस भेज दो प्रेम पत्र कि भी सर आप आओ मेरा ये पेमेंट का चेक लेकर जाओ। इससे प्रूफ हो जाएगा कि रूम का ऑक्यूपेशन हमारे पास है और हमने उसको रेंट चार्जेस ऑफर भी किया था, उसने नहीं लिया, तो ये हमारे फेवर में एक एविडेंस खड़ा हो जाएगा। बैंक ट्रांसफर वो परमिशन ले लेना, नहीं तो बोलेगा मुझे नहीं मालूम कौन ट्रांसफर कर रहा था। सब कहीं राइटिंग में ले लेना कि आप ट्रांसफर कर रहे हो, नहीं तो अगर एक्सक्यूज दे दिया कोर्ट में जाके कि मुझे तो पता ही नहीं है कि किसके अकाउंट से आया, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो। देखो बाद में प्रूफ सब होता है, लेकिन वो अननेसेसरी डिस्प्यूट ड्रैग हो जाएगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट है ना, चेक से पेमेंट दो, कैश देने से ना बोल। आप रूम ऑक्यूपाइड आप ही के पास है ना, ठीक है। देखो ये मैं आपको सेफ्टी मेजर बता रहा हूँ, फ्यूचर में जब प्रॉब्लम आएगी तो ये सेफ्टी मेजर हमारे काम आने वाला। कुछ तो आपका स्टैंड खड़ा होगा, ये तो ये स्टैंड खड़ा नहीं होगा। अभी बहुत लोग बोलते हैं हमारा पैन कार्ड यहाँ का है, सर वो आपका एड्रेस प्रूफ है, ऑक्यूपेशन का प्रूफ नहीं है। एड्रेस है ना, लेकिन रूम आपके ऑक्यूपाइड में थी वो उसका प्रूफ है, तो वो ऑक्यूपेशन का नहीं माना जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज ये गलती नहीं करना। थोड़ा इधर हो, लैंडलॉर्ड को रिसीप्ट देना मैंडेटरी है, जिस नाम से हम पेमेंट देते हैं। सेक्शन 31 का जो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट है, हमने जिस नाम से हमने चेक दिया है, अगर उस नाम से आपको रिसीप्ट नहीं आती है तो आप उसको नोटिस इश्यू करोगे। और एक बार उसने चेक पेड कर बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसका मतलब उसने हमको टेनेंट मान लिया है। तो आपको कोई भाईबंदी दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई रिलेशनशिप रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर उसको चिंता नहीं है तो हमें किस बात की चिंता है। ताली तो दोनों हाथ से बजनी चाहिए ना, एक हाथ से तो ये ध्यान रिसीप्ट नहीं देता है तो पर डे का उसको तो देख रहा हूँ 10-10, 20-20 साल वाले लोग मुंह भी नहीं खोलते। तो मुंह खोलना सीखिए। ये तो आपके तो हमारी तो उम्र हो गई है, शायद 2-5-10 साल और झेलेंगे, लेकिन हमारे बच्चे फंस जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को प्रॉपर हम हेरिटेज में कुछ देकर जाए, तो प्लीज पेपर वर्क पूरा कीजिए। इसके बाद आता है हम लोग बिल्डिंग जो C1 में प्राइवेट बिल्डिंग टूटती है उसका गाइडलाइंस। देखो बॉम्बे ऑनरेबल कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था 2014 में, उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक गाइडलाइन बनाई है। मैं आपको पूरा को नहीं बता पाऊंगा, बहुत इन डेप्थ शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो जैसे कैटेगरी आती है C1, C2A, C2B और C3, वो बता रहा हूँ। तो मैं नीचे से स्टार्ट होता हूँ। C3 का मतलब होता है बिल्डिंग माइनर रिपेयर में, करेक्ट है। आप एक काम कीजिए ना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, मैं ये है ना और भेज दूंगा, सबको ट्रांसफर कर दूंगा। जो व्हाट्सएप में नहीं है, ये नंबर पे मुझे हाई कर दीजिए, आपको ये पूरा गाइडलाइन में लिंक पूरा भी दे। हो सकता है अभी पूरा समझ में नहीं आया या मैं समझाने में गलती करूं, तो आप वो पूरा पढ़ना आराम से। तो C3 कैटेगरी आती है माइनर रिपेयर। उसके बाद आता है C2B, स्ट्रक्चर्स रिक्वायरिंग मेजर स्ट्रक्चरल रिपेयर विदाउट वैकेटिंग द स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर का कोई पोर्शन खाली करने की जरूरत नहीं है लेकिन वो रिपेयर कर सकते। उसके बाद आता है C2A, पार्शियली अनसेफ है, मतलब कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो आपको खाली करके या तो थोड़ा बहुत तोड़फोड़ करके ही रिपेयर हो सकता है, उसको बोलते हैं C2A। उसके टॉप में आता है C1, अनसेफ, डेंजरस, इनहेबिटेबल स्ट्रक्चर्स, मतलब अब ये बिल्डिंग रिपेयर से बाहर निकल गई है और वे डेंजर हो गई है, बिल्डिंग के रहने वालों को भी रिस्क और आने जाने वालों को भी रिस्क, तो वहां ये C1 कैटेगरी आती है। अब C1 लेने के लिए कोई बाय डिफॉल्ट ऐसा सिस्टम नहीं है कि किसी ने मुंह से बोल दिया और हो जाती है। इवन ये C1 रिपोर्ट भी 100% कंफर्म नहीं है कि C1 ही है, ये 70 to 80% माना गया है। साइंस अभी इतना पावरफुल नहीं बना कि बोल दे ये बिल्डिंग C1 है टूट ही जाएगी। तो ये सब उसको गाइडलाइन मानते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। ना चलो
तीसरा सब्जेक्ट वही है। डोंट I'll interrupt. I request everyone, no recording, no photography, please. ओके। तो स्ट्रक्चर रिपोर्ट जो होती है सबसे पहले आपको वो मैंडेटरी है। अगर हमारा लैंडलॉर्ड भी डिक्लेयर करता है तो किसी न किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से करवाएगा जो गवर्नमेंट के पैनल पे होगा। जैसे एक तो IIT है, BJTI है, बॉम्बे में सरदार पटेल कॉलेज वगैरह है। ऐसे कुछ लोग नोटिफाइड है जिनकी रिपोर्ट को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है। तो अगर आपको काउंटर करना है तो ये आप वहां से आप रिपोर्ट बनाइए, उनको बुलाइए, जो उनके चार्जेस है दीजिए। और एक खास ध्यान रखना, रिपोर्ट बनने के पहले बिल्डिंग के किसी भी दीवार पे पानी स्प्रे नहीं करना। तो बहुत कॉमन है क्योंकि पानी स्प्रे करते हैं। या तो क्या होता है, जैसे अभी बारिश की सीजन चल रही है तो रेगुलर 3 महीने 4 महीने बॉम्बे में बारिश आती है। ठीक है, अगस्त एंड आते आते बारिश एकदम कम हो गई, थोड़ा सनलाइट भी आ गया, लेकिन जो बारिश का पानी अंदर गया ना वो कंटेन अंदर ही है, तो मॉइस्चर पकड़ता है और रिपोर्ट में आएगा कि मॉइस्चर कंटेन जाता है। मुझे भी टेक्निकल वर्ड नहीं आते, बहुत अलग अलग, जो छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो एक खास ध्यान रखना, मान लीजिए आपका अप्रैल में ही रिपोर्ट बन रहा है, तो ऐसा नहीं कि रात को आगे कोई 2-10 बाल्टी पानी मार दे। ये हो रहा है, तो प्लीज टेक केयर। हमारा घर है, हमको उसको बचाना है, तो हमको ध्यान तो रखना है। और वो बोलेगा जरूरी है, ये भी होगा नहीं, ये रिपोर्ट के पहले देखना पड़ता है मीटर में आता है कि नहीं आता, तो ये गलती मत होने दें। इसके बाद जो प्राइवेट बिल्डिंग्स का मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग मोस्टली प्राइवेट बिल्डिंग वाले हैं, तो 30 साल के ऊपर की जितनी भी बिल्डिंग होती है उसका एवरी 5 इयर्स आपको रिपोर्ट निकाल के देना मैंडेटरी है। अगर मकान मालिक नहीं निकाल रहा है तो आप कंप्लेन करोगे ना, तो डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 488 मकान मालिक को नोटिस इशू करेगा और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज भी फाइल हो सकते हैं, मौका जैसा क्या बोलते हैं ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के हिसाब से। लेकिन आप पैरेलल आप ही करवाइए, क्योंकि यहाँ आप समझ लीजिए कि लैंडलॉर्ड चाहता है ये कि बिल्डिंग C1 आए और हम चाहते हैं कि ना आए। तो अगर हमारे बीच में ये मैटर आ गया है तो आप सावधान रहिए, लैंडलॉर्ड और किसी के भरोसे मत रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा था, जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या क्या रिपोर्ट होता है। एक है अल्ट्रासोनिक पल्सिटी टेस्ट, कभी ना रिपोर्ट में पढ़ना, मैं कॉपी भी आपको दे रहा हूँ फिर भी आप ध्यान रख लिए। रिबाउंड हैमर टेस्ट, ये मुझे नहीं आता, स्ट्रक्चर इंजीनियर को पता है कि क्या होता है। हाफ सेल पोटेंशियल टेस्ट, कार्बोनेशन डेप्थ टेस्ट एंड कोर टेस्ट, केमिकल एनालिसिस, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, ये मैंडेटरी 5 से 6 टेस्ट। आप देखिए उस रिपोर्ट में 6 टेस्ट आए कि नहीं आए, क्योंकि जब मैटर कोर्ट में चला जाता है तो वहां पे यही सब टैली होता है। तो जितने भी टेनेंट लोग कोर्ट में केस जीत पाए हैं लैंडलॉर्ड के खिलाफ, वहां के आर्किटेक्ट ने ये सब प्रूफ करके कि जो लैंडलॉर्ड ने रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें ये टेस्ट प्रॉपर हुए नहीं थे, तो कोर्ट आपको एक्सेप्ट कर लेगी। तो इसलिए हमारा जो आर्किटेक्ट है वो भी उतना ही कैलिबर वाला होना चाहिए जो इसको काउंटर कर सके, नहीं तो कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं। इसका टोटल एक परफॉर्मा है कि रिपोर्ट कैसी आती है, उस पूरे डॉक्यूमेंट में आपको साथ को भेज रहा है। तो उस परफॉर्मा में एक स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है, हम लोग कॉमन मैन, हमको नहीं समझ में आता है, एक स्टेप तो पढ़ सकते हो। फिर जब हमारा इंजीनियर को जिसको हम अपॉइंट करते हैं उसको पूरी रिपोर्ट की कॉपी दो कि इसको काउंटर करना है, तो वो एक्सपर्ट है, उसको पता है कि इस रिपोर्ट को हम काउंटर कैसे कर सकते हैं, तो परफेक्ट उसी हिसाब से वो रिपोर्ट बनाएगा। हाँ, अगर उसकी भी रिपोर्ट C1 ही आती है तो प्लीज बिना आर्ग्यूमेंट के खाली कर, और अगर C2A आती है तो तुरंत 50,000 लाख या 2 लाख जो भी हो निकाल के बिल्डिंग रिपेयर करा लो। ये 2 लाख अभी बहुत सस्ता है, बाद में पर रूम महीने का अगर मुंबई की तरफ हो तो 5-5, 6 लाख साल का भाड़ा जाएगा और दुकान वालों का 20-20, 30-30 लाख रुपए है। आपको मैं मुलुंड का एक एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। बिल्डिंग ऐसे ऑलमोस्ट C कैटेगरी में आ गई थी, नीचे करीबन 10 दुकान थी और ऊपर 45 से 50 फ्लैट थे। तो किसी को पैसा नहीं खर्चा करना, वो आदत है हमारी, हम सब पेनी वाइज पाउंड पुलिस में हिंदुस्तानी लोग नंबर 1 है। हम लोग फ्री में बहुत बिलीव करते हैं, जैसे ही फ्री देगा नहीं तुरंत घुस जाते हैं, भले रुपए का 2 रुपया लग रहा हो कोई नहीं देखता। तो उसके नीचे ना 2 गोल्ड के शॉप वाले, उन दोनों ने, मारवाड़ी भाई, तो उन्होंने एक ही दिमाग दौड़ाया, अगर ये बिल्डिंग टूट गई तो इस रोड पे जगह लेने का भाड़ा महीने का 3 लाख है, साल का 36 लाख। तो दोनों ने बैठ के तय किया कि यार अपने 72 लाख की फीस लग जाएगी और कस्टमर डिस्टर्ब होंगे वो अलग। आप एक दुकान से रोड छोड़ के इधर उधर जाते तो पुराने कस्टमर क्या होता है, एक आदत होती है, वो जगह पे जाके रुकते हैं, इंक्वायरी नहीं करते कि अभी वो कहाँ गया है।
तो उन दोनों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया। उनको समझ में आ गया कोई पैसा देगा नहीं और सब लैंडलॉर्ड पे डाल रहे हैं। लैंडलॉर्ड बोलता है मेरे पास 1 रुपया नहीं, तुमको कराना तो करा। तो उन दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया। उसको बोला तो कितना पैसा लेगा, हम 2 लोग पैसा देंगे, लक्ष्य लगेगा। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने 55 दिया। 20 साल तक बिल्डिंग का पत्थर नहीं। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला यस। सब उन दोनों ने मिलकर 55 लाख पेड़ किए। बिल्डिंग इतनी मजबूत होगी 20 या 30 साल भी कुछ नहीं होना है। और बाद में शर्म के हमारे सब लोग ने जाके पैसे दिए, बाद में सबने दिए, लेकिन शर्म। लेकिन अगर उन 2 लोगों ने हिम्मत नहीं की होती तो होता काम। तो उन 2 ने हिम्मत की। आज उनका लैंडलॉर्ड पीछे घूम रहा है, अपने को रीडेवलप करना है। वो क्या बोलते हैं, बैक टेबल पे टर्म्स कंडीशन पर, वो तो बाहर नहीं। तो ये C1 कैटेगरी इसीलिए आती है कि हमारे हिसाब से हम टर्म्स कंडीशन कर ही ना सकते। आपके अगर जान पहचान में जितने लोगों की देखिए बिल्डिंग अगर C1 में टूटी होगी, आप देखो सब लोग दुखी है। लैंडलॉर्ड चेहरा नहीं दिखाता है, या तो लैंडलॉर्ड हमारा फोन अटेंड नहीं कर रहा है, या अपनी मनमानी कंडीशन कर रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? yes. अगर ये स्टेट नहीं लानी है तो प्लीज ये गलती नहीं। उसके बाद अगर टूटने की नोटिस आती है तो जैसे मैंने कहा, लैंडलॉर्ड को BMC में जो आपका लोकल वार्ड है, आपको उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ती है। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए कि हमारे राइट खत्म हो गए। हमारे राइट कहीं खत्म नहीं होते हैं। आप BMC एक्ट 354 पढ़ोगे ना, हमारा राइट इंटैक्ट रखा है, एज इट इज राइट है, उसकी आप चिंता नहीं करना। उसके बाद अब मैं बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल्डिंग टूटने के बाद 1 साल में अगर बिल्डिंग लैंडलॉर्ड बनाकर नहीं देता है तो हमारे राइट स्टार्ट हो जाते हैं रिकंस्ट्रक्शन। मैंने रीडेवलप वर्ड यूज नहीं किया, रिकंस्ट्रक्शन। मतलब हमारा जितना स्क्वायर फीट जगह पहले था, ठीक है थोड़ा बहुत कुछ संजीव में मिलता होगा, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, मिलता है कि नहीं मिलता देख लेना। बाकी हमारा तेरा फोन कट कर, हमारा जो एग्जिस्टिंग एरिया है उसको आपको रिकंस्ट्रक्शन करने का परमिशन। अब मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। आपकी मान लीजिए नीचे दुकान है, बाहर 2-2 लाख रुपया भाड़ा भर रहे, साल का कितना गया, 24 लाख। मान लीजिए कि टेनेंट लोग तैयार करेंगे फ्लैट, तो आप दुकान वाले नीचे अपनी दुकान का परमिशन लाके बना सकते हैं। एवरेज क्या खर्चा आएगा, 10-12 लाख। बाहर आप 24 लाख भाड़ा भर रहे हो, वहां 10 लाख में काम, तो फायदे का सौदा कौन सा। और ये भी हो सकता है कि जब परमिशन लेने जाए तो लैंडलॉर्ड को पता है कि इसके बाद मैं जब बिल्डिंग बनाने जाऊंगा तो बहुत से लॉ बीच में आएंगे, तो हो सकता है वहां पे सेटलमेंट हो जाए। पॉसिबल है, 100% तो नहीं हुआ। और नहीं भी हुआ तो आपका तो ईयरली 24 लाख का रेंट तो बंद हुआ। 2-4 साल तक ये रेंट भरते रहोगे, कितना गया, 1-1.5 करोड़ गया कि नहीं गया। ठीक वैसे फ्लैट वाले भी कम से कम 4 लाख रुपया साल का भाड़ा भरेंगे। 5 साल तक बिल्डिंग नहीं भरी तो 20 साल भाड़ा जाएगा। कोई 10 से 12 लाख 15 लाख में आपका फ्लैट तैयार होगा, तो नुकसान क्या है। और आप अगर ये 10-15 लाख रुपया इन्वेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है हम लोग टेनेंट ही रहेंगे, आई एम एग्री, लेकिन जो हमारी रूम का वैल्यू भी तो 15-20 लाख बढ़ ही जाएगा। मान लीजिए आज 70 लाख में बिक रही है, पुराने 40-50 साल पुरानी रूम है, वैल्यू नहीं आ रहा है, टॉयलेट बाथरूम बाहर है, बहुत से सोशल प्रॉब्लम भी आते हैं। मैंने तो ये तक देखा है कि वहां कोई बेटी भी नहीं देता है। सही की गलत? बहुत से लड़कों की शादी होनी इसलिए रुक गई है क्योंकि जो लड़कियां आती है वो बोलते नहीं टॉयलेट बाहर नहीं चलती। ये बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम भी है, लोग ध्यान देते नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम पक्की है। तो आप लोग बना लो 10-12 लाख खर्चा करके, क्या फर्क पड़ता है। उस रूम का हमारा कॉस्ट तो बढ़ेगा ही 15-20 लाख, पैसा तो वेस्ट ही जाएगा ना लास्ट में भी। अगर आज 60 लाख में बिकता है, आपने न्यू ब्रांड बना दिया तो फ्यूचर में 80-90 लाख में बिकने वाला, लॉस का लॉस हमारा 10 पैसे का भी नहीं है। खाली आप सोच बदलो, ठीक है उस वक्त तो पैसा जा रहा है, लेकिन प्लीज बैठे मत रहो। नहीं तो मैंने मुंबई में ऐसी बिल्डिंगें देखी 10-10 साल से लोग बाहर हैं, लेकिन आज भी एडवोकेट की नोटिस 5,000 रुपए देने के लिए नहीं है। करोड़ों रुपया दे चुके भाड़े पे, लेकिन एडवोकेट के लिए खर्चा नहीं करेंगे, आर्किटेक्ट को अपॉइंट नहीं करेंगे। लास्ट में एक ही बोलेंगे हमारे में यूनिटी नहीं है। सर आप खुद कब आगे आए जो दूसरों की यूनिटी की बात कर रहे हो। जब बिल्डिंग के 10 एक्टिव लोग मीटिंग बुलाते हैं, आधे भी लोग नहीं जाते। हमको चिंता है घर की, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आप जितने लोग बैठे मेरे को गिन के, हम सबके पास एक ही घर है मुंबई। बहुत तकदीर वाले होंगे जिनके पास 2 हो, तो 100 में से 99 के पास तो एक ही है, और ये एक की भी हमारी केयर क्या है, 0 है। हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। इसका कारण है
50% लोगों को तो जगह माँ बाप से मिली है, फ्री में मिली है ना, तो उसकी वैल्यू कहाँ हमारे लिए कि हमारे माँ बाप ने उस जमाने में कितने मुश्किल से वो रूम ली होगी, कितने लोगों को हाथ पैर जोड़े होंगे वो पगड़ी का पैसा इकट्ठा करने के लिए। है वैल्यू? नहीं है। दूसरा, या 20 साल 25 साल 30 साल पहले जगह ली है, वैल्यू बहुत कम है। आज वो लेने का 1 करोड़ रुपया लगता है, उसमें जीरो कितने लगते हैं हमको पता नहीं। तो हमको हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं है। अभी कोई 5,000 मांगे तो आपको 5,000 बहुत ज्यादा दिखेगा क्योंकि वो जेब से जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जा रही है उसकी चिंता किसी को। जब तक हम ये मेंटेलिटी नहीं बदलेंगे कुछ नहीं होगा। वकील साहब सही बोल रहे हो गलत? वकील साहब बोले ना 5,000 फीस, तो सर 5,000 होता है क्या? बहुत ज्यादा बोलते हैं। फ्लैट का महीने का 10,000 का पान फ्रा खा के थूक रहे हैं, सही? 2-2.5 साल में 40,000 50,000 का मोबाइल बदल रहा है। हमारे पास सब काम के लिए पैसा है, ऐसा नहीं कि मुंबईकर के पास पैसा नहीं है, सबके पास भगवान ने सबको दिया है। लेकिन वकील साहब की बात आती है और वकील साहब अब तो बहुत गरीब आदमी है। हमारे वकील साहब का फेमस डायलॉग है, गरीब हो तो मुंबई में क्या करते? गरीब आदमी मुंबई में रह ही नहीं सकता। मुंबई में आज की तारीख में जिसकी लाख रुपए के नीचे इनकम आई थिंक सर्वाइव नहीं कर सकता है। इतना एक्सपेंसिव हो गया, हर खर्चे इतने जाते हैं। आज की तारीख में लाख रुपए तो मिनिमम इनकम चाहिए, उसमें से सेविंग 10 पैसा होने वाली नहीं है। स्कूल कॉलेज खाना पीना रेंट गाड़ी घोड़ा ये टेलीफोन बिल में सब खत्म है। उस लाख रुपए में शायद ग्रोसरी का बिल तो मुश्किल से 10,000 आता है, जो हमारा रियल एक्सपेंस है। बाकी 90,000 कहाँ जा रहा है आप देख लीजिए। तो उसके बाद अगर बाई चांस नोटिस आ जाती है 354 की, आपको चैलेंज करना है तो इमीडिएटली, क्योंकि पहले 100 कोर्स नोटिस आती है, उसके बाद वो 7 दिन की बिल्डिंग कूल डाउन की आती है। तो उस पीरियड के अंदर आपको जो एक्शन लेना ले लो, बाद में मुश्किल है। और किसी भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, कहीं से कोई मदद मिलने वाली नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऑनलाइन लोग, कोई इसके पास गया कोई उसके पास गया ना कोई उसके पास गया, कुछ होने वाला नहीं है। एक बार ये नोटिस निकल गई ना, कोई बीच में नहीं आएगा एक्सेप्ट कोर्ट। तो जब लास्ट में कोर्ट में ही जाना है तो कोर्ट पे ही खड़े, आपका काउंटर रिपोर्ट स्ट्रांग बनाओ, कोर्ट में अच्छा एडवोकेट करो, खड़े हो जाओ। रिलीफ मिलता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलता है, 100% मिलेगा। खासियत ये है कि जो आर्किटेक्ट अपॉइंट किया वो हाईली कैलिबर चाहिए, और जिस एडवोकेट को आपने अपॉइंट किया उसको इस चीज का नॉलेज जो इसी फील्ड में हो। ठीक है, हम हमारी लाइफ में बीमार पड़ते हैं, ठीक है, 2 दिन के लिए हम एमबीबीएस के पास जाते हैं, तीसरे दिन किसके पास जाते हैं? एमडी। एमबीबीएस के पास नहीं जाते, भले एमबीबीएस का बिल 200 रुपया और एमडी का 2,000 होगा। तो सर वकील भी है ना, एमडी टाइप का छोड़ो, एमबीबीएस मत छोड़ो। एमडी एडवोकेट ही आपको सपोर्ट, जो उसका फील्ड का जो भी एमडी था। मान लीजिए कोई बीएमसी में काम करता तो वो बीएमसी का एमडी, कोई कोऑपरेटिव में 365 दिन काम करता तो कोऑपरेटिव का एमडी, कोई क्रिमिनल लॉयर ज्यादा बहुत बड़ा है कि 90% फोकस उसका क्रिमिनल कोर्ट पे, वो हमारा एमडी। तो एमडी टाइप के एडवोकेट को किसी ने बोल दिया इसलिए उसके घर पे मत जाओ, आपको फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो एडवोकेट वही काम करता है उसको 24/7 दिमाग में वही चलता है। वो डे नाइट उसका ऊंच नीच देख रहा है, वो कोर्ट में बैठा है, जज साहब ने किस ऑर्डर में क्या फैसला दिया, क्यों दिया, भाड़ूत की क्या गलती हुई, डेवलपर ने कैसे फायदा उठाया, लैंडलॉर्ड ने कैसा फायदा उठाया, या टेनेंट क्या स्मार्ट थे कि जहां पे डेवलपर को नुकसान हुआ और हुआ है उनको हो गया। तो डे नाइट वो देखते हैं, तो वो बेनिफिट वो आपको पास ऑन होगा। लेकिन कंडीशन है कि वो उस कैलिबर उसका वो होना चाहिए। अगर आप दूसरे एडवोकेट के पास गए तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ओके, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं 79A जो अभी आया एक्ट माड़ा का 79A। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी 79A ही है और माड़ा में भी 79A ही है, दोनों में एक्ट एक ही आता तो बहुत लोग कंफ्यूज होते प्री डेवलपमेंट के लिए। तब सबसे पहले जो मैडम ने कहा एविक्शन का नोटिस, माड़ा का एविक्शन नोटिस तब तक इश्यू नहीं कर सकती जब तक उसका ड्यू प्रोसेस पूरा नहीं होगा। मुंबई में आज की तारीख में नोटिस इश्यू करने का जो 354 का नोटिस है एविक्शन का, वो बीएमसी के पास है। तो बीएमसी की नोटिस जब तक अटैच नहीं होती माड़ा एविक्शन का नोटिस नहीं दे सकता। ओके, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। उसके बाद माड़ा बहुत बार हमको डेंजरस बिल्डिंग लिख के भेजती है, इविक्शन नहीं बोलती, डेंजरस हो गया है,
आप लैंडलॉर्ड को बोलते कि 6 महीने में बिल्डिंग बना दो, तो अगर डेंजरस होती तो 6 महीना कैसे टाइम दिया? आप सोचिए, तो डेंजरस रोड का डेफिनेशन किसी ने नहीं पूछा। इसमें क्या होता है, 79A में जब माड़ा 6 महीने का नोटिस इश्यू करती है तो वो लैंडलॉर्ड की चॉइस है कि रीडेवलप करता है कि नहीं करता है, और उसकी चॉइस है तो उसको चैलेंज भी कर सकता है। अगर वो चैलेंज करेगा कि ये जो बिल्डिंग डेंजरस ही नहीं है तो नोटिस कैसे आई, तो अल्टीमेटली वो नोटिस भी नल एंड वॉइड हो जाएगी। अगर माड़ा प्रूफ नहीं कर पाई या टेनेंट प्रूफ, हर अथॉरिटी की अपना एक लिमिटेशंस है, कौन सा ए पेपर पे साइन कर सकता है, कौन बी पे कर सकता है, कौन सी पे कर सकता है, सबकी अपनी अपनी अथॉरिटी है। ठीक है, अथॉरिटी बदलती रहती है, गवर्नमेंट आज इसको नोटिफाई किया, कल इसको कर दिया, परसों उसको कर दिया, लेकिन अब चेक कीजिए कि जिस बंदे ने आपको एविक्शन का नोटिस दिया है वो नोटिफाइड है, उसके पास अथॉरिटी है। तो एविक्शन का कभी नोटिस है तो उस बेस पे आप चेक कीजिए कि जिस बंदे ने नोटिस दिया उसके पास अथॉरिटी थी क्या, अथॉरिटी थी तो कहां से आई, इसके पीछे के डॉक्यूमेंट्स का है। तो जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी को काउंटर नहीं करूंगा। मुंबई में सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अधिकार है C1 डिक्लेयर करने के लिए। जब तक वो C1 डिक्लेयर नहीं होता है, पहले तो शो कोड नोटिस ही आएगा, उसके बाद एविक्शन का नोटिस आ सकता है, उसके पहले नहीं आता। अब ये 6 मंथली, मान लीजिए लैंडलॉर्ड ने किसी वजह से शक्ल नहीं दिखाई, तो अगला 6 महीना आपके पास है। तो आप क्या कीजिए, अगर ऐसी नोटिस आती है तो 6 महीने के दरमियान अपनी तैयारी कर लीजिए। 3-4 जैसा आपका एसोसिएशन बन गया है, 3-4 डेवलपर से बात कर लीजिए, जो डेवलपर आपको लगता है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग। एक देखिए, मुंबई में जितने भी प्रोजेक्ट अधूरे हैं, इसका एकमेव कारण एक ही था, डेवलपर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, और दूसरा उसने अनवाइबल ऑफर दे रखा है। मैं तो कोऑपरेटिव में देखता हूँ 4 बिल्डर आके ऑफर देके गए 20 से 25% एक्स्ट्रा, और मैंने एक जो जिसको गड़बड़ करना है वो 50% ऑफर। तो लोग ये सोचते ही नहीं है तो 4 लोग 20-25% पे रुके क्यों, और ये 50% पे पहुंचा कैसे? આપણે હું કરવાનું, એગ્રીમેન્ટમાં લખીને આપી દીધું ને એટલે આપણું કામ પતી। तो सर बॉम्बे हाईकोर्ट में ऐसे हजारों एग्रीमेंट पड़े ही है, सब लिखे हुए, उससे कुछ नहीं होता। अगर डेवलपर इनकम नहीं करेगा, बिल्डिंग बनने वाली नहीं है। तो चाहे माड़ा की बिल्डिंग हो, चाहे एसीएस बिल्डिंग हो, चाहे नॉन सेस बिल्डिंग हो, या कोऑपरेटिव सोसाइटी की बिल्डिंग, अगर उसको मार्जिन नहीं है, ये बिल्डिंग बनने वाली नहीं। तो आप ये भी चेक करो उसको मार्जिन भी छूटे कि नहीं छूटे। तो जब ये पहले के 6 महीने आपके पास होते हैं तो 6 महीने का आप हाईली यूटिलाइज करो, 4-5 डेवलपर से मिलो, उनसे बात करो कि भाई देखो, अगर ये 6 महीना लैंडलॉर्ड कोई एक्शन नहीं लेता है तो आप पिक्चर में कैसे आओ। तो अपने टर्म्स कंडीशन करके रख दो, पेपर पे कुछ नहीं बोल रहा। जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होते हैं, आपका लैंडलॉर्ड पिक्चर में आ जाएगा और माड़ा से डील करके आगे चला जाएगा। तो हमको कॉन्फिडेंस तो हो गया कि ये डेवलपर हमारा काम कर पाए। अब अचानक कोई डेवलपर आएगा, हमको यही नहीं पता है कि काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर कुछ उस समय इतना प्रेशर होता है कि जो सामने आए हम उसको हाँ बोलते हैं, तो ये प्रेशर अननेसेसरी हमारी वजह से तो क्रिएट हुआ है, क्योंकि हम लोग बहुत वेट करते हैं। आपकी बिल्डिंग अगर 30-40 साल 45 साल की हो गई है पुरानी, तो प्लीज वेट मत कीजिए। ठीक है, स्टार्ट में 4-5 लोग एक्टिव होते हैं, मैं मानता हूँ, धीरे धीरे सब हो जाएंगे। सही गलत है। एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो है तो आप प्लीज बनिए। मतलब जरूरी नहीं कि हर आदमी एक्टिव हो, तो नॉन एक्टिव होने में तो सपोर्ट तो कर ही सकता है। तो आपको लगता है कि अपनी सोसाइटी में 3 लोग एक्टिव है, तो आप लोग बाकी लोग उसको कंप्लीट सपोर्ट कीजिए। तो जितनी बार मीटिंग में बुलाते जाइए, वो भाग दौड़ कर रहे हैं ना हमारे लिए, अथॉरिटी से मिलना, आर्किटेक्ट से मिलना, लैंडलॉर्ड से मिलना, डेवलपर से मिलना, तो भगवान ने अपने अवतार भेज तो रखा है बिल्डिंग में, फिर आप उसको डिनाई क्यों करते? और कई बार क्या होता है, फिर उनका भी मन टूट जाता है, यार हम इतना करते हैं, इनको तो पड़ी नहीं है, फिर लास्ट में सब बिखर जाएगा। इसीलिए हमारा देश 800 साल गुलाम रहा है। इसका रीजन एक ही, यूनिटी नहीं है। तो प्लीज अभी आप लोग यूनिटी रखो और आगे बढ़ो। ओके, अभी ये मेरा आज का क्लोज हो गया, बहुत शॉर्ट है, इस पे ज्यादा बोलने को है नहीं, क्योंकि हमारे राइट्स कम है। अभी क्लोज करो। अब आपको जिसको सवाल पूछना है, जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, वो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको भेज देंगे। और जो लोग लाइव है, मैंने चैट में नंबर डाल दिया है, आप लोग उसके ऊपर हाई भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। सो विल क्लोज द लाइव सेशन हियर। थैंक यू। सहकार 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 सहकार